नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेटा हो तो ऐसा। किरण और किशोर का बेटा काव्य अभी 5 साल का होने वाला है। किशोर ने उससे प्रॉमिस किया है कि उसका 5वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। बच्चा बहुत खुश है और वह अपने सभी दोस्तों को बताता फिरता है। खुशी से उछल कूद कर रहा है। घर में खुशी का माहौल बना हुआ है। जन्मदिन के लिए पार्टी हॉल बुक कर लिया गया है। दोस्तों के साथ साथ किरण के मायके वालों को भी निमंत्रण दिया गया है। काव्य अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा, मैं अपने कितने दोस्तों को बुला सकता हूँ? तो किरण कहती है कि आपका तो बर्थडे है, आप तो अपने सारे दोस्तों को इनवाइट कर सकते हो। तभी काव्य अपनी मासूम सी आवाज में कहता है, और मम्मा, दादी, वो भी तो मेरी दोस्त है ना? काव्य की बात सुनकर किरण एकदम हक्का बक्का रह जाती है, शांत हो जाती है और काव्य से कहती है, जाओ बाहर जाकर खेलो, मुझे अभी बहुत काम करने हैं। काव्य खेलता हुआ बाहर निकल जाता है। तभी किशोर अंदर आता है और किरण से कहता है, किरण, मैं सोच रहा हूँ हमारे बेटे का 5वां जन्मदिन है, इतनी धूमधाम से मना रहे हैं, गांव में माँ को भी फोन कर देता हूँ, वह भी अपने पोते के जन्मदिन में शामिल हो जाएंगी। वैसे भी गांव में अकेली रहती हैं, उनका मन नहीं लगता, जब देखो तब अपने पोते से फोन पर बात करने के लिए कहती रहती हैं, लेकिन हम ज्यादा बात नहीं करा पाते हैं। आज जब बेटे का जन्मदिन इतनी धूमधाम से मना रहे हैं तो माँ को फोन करना बनता है। किशोर की बात सुनकर किरण का मुंह खुला रह जाता है और कहती है कि गांव से माजी को बुलाने की क्या जरूरत है, हम काव्य की बात माजी से फोन पर ही करा देंगे। कैसी बातें कर रही हो करण, जब हम सबको बेटे के जन्मदिन की पार्टी में बुला रहे हैं तो क्या मैं अपनी माँ को नहीं बुलाऊंगा? किशोर किरण की बात नहीं सुनता और गांव में अपनी माँ निर्मला जी को फोन कर देता है। बेटे का फोन देखकर खुशी खुशी निर्मला जी फोन उठाती हुई कहती है, बेटा, तू कैसा है? बहुत दिनों बाद याद किया, कब से तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। कल फोन मैंने भी किया था, लेकिन बहू ने फोन उठाया था, कह रही थी कि तुम किसी काम में व्यस्त हो, इसलिए बात नहीं करा सकती। अच्छा, तुमने फोन किया था माँ? मुझे तो पता ही नहीं चला और ना ही किरण ने मुझे बताया। निर्मला जी बात समझ गई कि बहू बताना नहीं चाहती थी। फिर कहती है, भूल गई होगी बेटा, 2 दिन बाद पोते का जन्मदिन आ रहा है, एक बार जन्मदिन गांव में आकर मेरे पास भी मना लो। मुझे भी धूमधाम से अपने पोते के जन्मदिन को मनाने का शौक है। मेरे पड़ोस में तिवारी जी की पत्नी ने अपने पोते का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया था, सबको बुलाया था। मेरा भी मन करता है यह सब करने का। किरण किशोर के पास ही खड़ी थी, निर्मला जी की बात सुन लेती है और कहती है, हाँ हाँ, गांव में रखा ही क्या है, जन्मदिन मनाने के लिए मोहल्ले के 4 औरतों को बुलाकर ढोलकी बजा लोगी, बच्चे को टीका कर दोगी, हो गया जन्मदिन। तुम क्या जानो आजकल बच्चों के जन्मदिन कैसे मनाए जाते हैं। किशोर नाराज होता है और कहता है, माँ मुझसे बात कर रही है, तुमसे नहीं, तो तुम्हें बीच में बात करने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं ये कह रहा था कि इस बार मैं काव्य का जन्मदिन इधर ही मना रहा हूँ और आपको बुलाने के लिए ही फोन किया था। आगे कभी मौका मिला तो काव्य का जन्मदिन आपके पास गांव में जरूर मनाऊंगा और आप अपनी यह इच्छा भी पूरी कर लेना। अच्छा बेटा, जन्मदिन मना रहा है, यह तो बहुत अच्छी बात है। माँ, मैंने जन्मदिन की तैयारी करने के लिए 4 दिनों की छुट्टी ली है। कल सुबह के टाइम आपको लेने के लिए आऊंगा, तैयार रहना। हमारा शहर से गांव 3 घंटे के रास्ते पर ही है। सुबह 10 बजे तक आ जाऊंगा और दोपहर तक आपको अपने पास भी ले आऊंगा। इतना कहकर बेटा फोन काट देता है। दूसरी तरफ निर्मला जी खुशी से फूली नहीं समा रही है। बेटी बहू ने पोते के जन्मदिन पर मुझे बुलाया है। खुशी के मारे जल्दी जल्दी काम में हाथ चला रही है। आज निर्मला जी के सारे काम एक्सप्रेस की तरह हो रहे हैं। वैसे तो हमेशा घुटनों में दर्द रहता था, लेकिन आज उन्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ। फटाफट सारे काम कर लिए। झट से कढ़ाई चढ़ाकर अपने पोते काव्य के लिए बेसन के लड्डू बनाने लगी, क्योंकि पिछली बार जब काव्य आया था तो उसे बेसन के लड्डू बहुत पसंद आए थे।
पूरे दिन दादी बेसन के लड्डू दे दो कहता घूमता रहता था। दूसरे दिन सुबह सुबह ही किशोर अपनी माँ को लेने के लिए आ गया। माँ जल्दी जल्दी सारे काम करने में लगी है। माँ को खुशी देखकर किशोर कहता है, माँ, आपको मेरे पास आने की इतनी खुशी होती है तो फिर मेरे साथ हमेशा के लिए क्यों नहीं चली जाती हो? कितनी बार मैंने कहा है, लेकिन हर बार मना कर देती हो। बेटी की बात सुनकर निर्मला जी सोचने लगती है कि बेटा, तुम तो चाहते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ही रहे, लेकिन बहू नहीं चाहती कि मैं तुम दोनों के साथ रहूं। पिछली बार जब तुम दोनों घर आए थे और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था, तो बहू ने मेरी वजह से तुमसे कितना झगड़ा किया था, और फिर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बहू बेटियों में झगड़ा हो। माँ, क्या सोचने लगी हो? कुछ नहीं बेटा, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक गांव में ही रहूंगी, और जिस दिन हाथ पैर नहीं चलेंगे उस दिन तुम खुद ही मुझे अपने साथ शहर ले जाओगे। इतना तो मुझे अपनी बहू बेटी पर भरोसा है। किशोर, मैं अपने पोते के लिए कुछ उपहार नहीं ले पाई हूँ। तुम शहर में मुझे बाजार ले चलना। गांव में तो कुछ ढंग का मिलता नहीं है। अगर इधर छोटी मोटी दुकान से कुछ ले भी लूंगी तो पता नहीं बहू को पसंद आएगा या नहीं। ठीक है माँ, तुम इधर से कुछ मत खरीदो। मेरे साथ शहर चलकर एक दिन आपको बाजार ले चलूंगा। फिर जो अपने पोते के लिए लेना है ले लेना। इसके बाद किशोर माँ को लेकर शहर के लिए चल पड़ता है। दोपहर के 3 बजे तक दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पर देखते हैं तो किरण अपने कमरे में आराम से सो रही है। बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद रितु बाहर निकल कर आती है तो फॉर्मेलिटी के लिए निर्मला जी के पैर छूती है और यह कहकर कि काव्य रो रहा है, उसे अभी देखकर आती हूँ, अपने कमरे में चली जाती है। माँ, इधर हाल में सोफे पर आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। निर्मला जी सोफे पर बैठ जाती है और किशोर माँ के लिए पहले पानी लाता है और फिर चाय बनाने लगता है। कमरे से किरण की आवाज आती है, किशोर, अगर चाय बना रहे हो तो मेरे लिए भी बना लेना। दरअसल आज काव्य बड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है, मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। किशोर कुछ नहीं कहता है, तीनों के लिए चाय बना लेता है। चाय पीने के बाद निर्मला जी अपनी बहू से कहती है, बहू, अगर पोता ना सोया हो तो उसको मेरे पास भेज दो, मुझे उससे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। और तो और मैं इसके लिए बेसन के लड्डू भी बना कर लाई हूँ, उसे बहुत ज्यादा पसंद है। माँ जी, बड़ी मुश्किल से तो सोया है, जब जागेगा तब मिल लेना। किशोर रितु के स्वभाव से बहुत अच्छी तरह से परिचित था। उसका मुंह क्यों बना हुआ है, उसे मेरी माँ का घर में आना पसंद नहीं है। लेकिन थोड़ी देर में काव्य खुद ही कमरे से बाहर आ गया और सामने दादी को देखकर भागकर दादी के गले लग गया। दादी, आप कब आई हो? मुझे पता भी नहीं था। बस बेटा, अभी आई। बड़े प्यार से निर्मला जी अपने पोते को गले लगाती है, खूब सारा लाड दुलार करती है। डब्बे में से बेसन के लड्डू निकालकर पोते को देती है और कहती है, लो शिवा, तुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, देख तेरे लिए कितने सारे लड्डू बनाकर लेकर आई हूँ। काव्य एक बार में ही पूरा लड्डू मुंह में खा लेता है और दोनों हाथ में एक एक लड्डू पकड़ कर लेता है। तो फिर रितु झल्लाती हुई कहती है, माँ जी, उसको इतना लड्डू मत खिलाओ, पेट खराब हो जाएगा। इतना मीठा खाएगा तो पेट दुखेगा। दोनों लड्डू हाथ से छुड़ाकर वापस डिब्बे में रख देती है। काव्य रोने लगता है, लेकिन किरण तब भी नहीं सुनती। किशोर को किरण का यह व्यवहार पसंद नहीं आता। कमरे में रितु से कुछ कहने के लिए आता है तो पहले ही बड़बड़ाने लगती है, मैं इसलिए तुम्हारी माँ को नहीं बुलाती हूँ, मेरे बेटे को बिगाड़ कर रख देती है। इतने सारे मीठे लड्डू खाने के लिए देने की क्या जरूरत थी? कल को दांतों में दर्द होने लगेगा तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। किशोर उसकी बात को काटता हुआ कहता है, कैसी बातें कर रही हो किरण? माँ के घर के बने हुए देसी घी के लड्डू खाने से काव्य के दांत दर्द होने लगे हैं, लेकिन तुम जो सुबह से शाम तक चॉकलेट खिलाती रहती हो, उससे कुछ नहीं होता क्या? सच बताऊं तो दांत चॉकलेट से खराब होते हैं, ना कि लड्डू से। तुम्हें तो बस मूड खराब करने का मौका चाहिए। माँ को भूख लग रही है, हम दोनों के लिए खाना परोस दो। शोक से कहती है, क्या तुम दोनों लोग गांव से खाना खाकर नहीं आए हो? मैंने तो अपना और काव्य का खाना बनाया था, तुम लोगों का खाना नहीं बनाया था। मुझे लगा तुम दोनों गांव से खाकर आओगे। मुझे तो इतना तो
तुम्हें समझना चाहिए कि माँ को गांव से मैं 12 बजे लेकर निकला था। अगर माँ खाना बनाने लगती तो हमें आते आते रात हो जाती। तुम्हारे आलस की भी हद है। तुम्हारे आलस की भी हद होती है। जरा सा काम भी नहीं होता। इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है। जब हम लोग गांव से आएंगे तो खाना खाएंगे ही। सिर्फ अपने आलस की वजह से तुमने खाना नहीं बनाया। यह बात सुनते ही किरण भड़क जाती है। हाँ हाँ, अब तो तुम्हारी माँ आ गई है, तो अब तुम मुझसे रोज ही किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करोगे। बहू की आवाज सुनकर निर्मला जी आवाज देती हुई कहती है, अरे बेटा, मुझे भूख नहीं है। वैसे भी मेरा पेट 2 दिन से कुछ ठीक नहीं था। मैं खाना नहीं खाऊंगी। सुबह नाश्ता भी बहुत भारी कर लिया था। थोड़ा बहुत बेसन के लड्डू खा लूंगी और पानी पी लूंगी। अब सीधा रात को ही खाना खाऊंगी। कहीं बहू बेटे में बात ना बढ़ जाए, इसलिए निर्मला जी खाना खाने से इनकार कर देती है। दूसरे दिन किरण किशोर से कहती है कि आज मुझे बाजार ले चलो, कुछ शॉपिंग करनी है। किशोर खुशी खुशी कहता है, ठीक है किरण, तैयार हो जाओ। वैसे भी हफ्ते भर से ऑफिस में बहुत ज्यादा व्यस्त था, तो जन्मदिन की कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई थी। सबको इनवाइट तो कर दिया है, लेकिन हमारी तैयारी अभी अधूरी है। हमने जो होटल पार्टी के लिए बुक किया था, एक बार उसका मेनू भी डिसाइड करके आएंगे। और तुम्हें भी जो भी शॉपिंग करनी है कर लेना। माँ जी, मैंने सुबह नाश्ता तो बना लिया है, दोपहर का खाना तुम बना लेना। मेरा तो पूरा दिन आज शॉपिंग में ही निकल जाएगा। ठीक है बहू, तुम मत करो, जाओ आराम से अपनी शॉपिंग करो, तैयारी कर लो। अब तो घर पर मैं आ गई हूँ, मैं सारा संभाल लूंगी। जब बहू बेटे शॉपिंग के लिए निकलते हैं, तभी निर्मला जी को याद आता है कि उसे भी तो अपने पोते के लिए उपहार लेना है। तो वह बेटे से कहती है कि बेटा, मुझे भी काव्य के लिए कुछ लेना था। यह सुनकर बहू निकलते हुए कहती है, हाँ माँ जी, पैसे हमें दे दीजिए, हम बाजार से उसकी पसंद का सामान ले आएंगे। आपको हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। बेटा, मैंने साथ आने की बात तो कही भी नहीं। ठीक है, वैसे भी मुझे काव्य के लिए ही गिफ्ट लेना था। अगर तुम उसकी पसंद का लेती हो तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। इससे अच्छी और क्या बात होगी। पर माँ, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ काव्य के लिए गिफ्ट लेने चलोगे। घर में बात ना बढ़े इसलिए निर्मला जी कहती है, बेटा, बहू अगर अपनी पसंद से ले आएगी तो और भी अच्छा होगा। इतना कहकर निर्मला जी ने बहू के हाथ में 2,000 रुपए थमा देती है। अगले दिन ही काव्य का जन्मदिन है। धूमधाम से काव्य के जन्मदिन की तैयारी चल रही है। पूरे आंगन में काव्य भी धमा चौकड़ी मचाते हुए घूम रहा था। तभी दादी की गोदी में बैठता है तो कभी पापा के कंधों पर चढ़ जाता है। किशोर ने अपने ऑफिस के सभी लोगों को बुलाया है। सारे रिश्तेदार भी आए हैं। साथ ही बहू के मायके से सभी लोग आए हैं। शाम होते होते सभी लोगों का आना भी शुरू हो गया। निर्मला जी हॉल जाने के लिए तैयार थी। तभी अचानक से दौड़ता हुआ काव्य आया। उनके कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है, जिससे निर्मला जी की साड़ी चिपचिपी हो जाती है। लाइट कलर की साड़ी थी। कोल्ड ड्रिंक के बाद दाग उसमें जगह जगह दिख रहे थे। पानी में ढूंढने के बाद भी वे दाग नहीं जा रहे थे। निर्मला जी बहू के पास जाती है और कहती है, बेटा, मेरी पूरी साड़ी गंदी हो गई है। अब मेरे पास इतनी अच्छी दूसरी साड़ी भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई साड़ी हो तो मुझे पहनने के लिए दे दो। कितनी जल्दी मैं बाजार से भी खरीद कर नहीं ला सकती। माँ जी, मेरी साड़ियाँ तुम्हारी तरह सस्ती नहीं हैं। हर एक साड़ी ड्राई क्लीन होकर आती है, और तुम्हें तो साड़ी पहनने का सहूर है ही नहीं। अपने ही कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिरा ली। अभी तो फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ है, तो सोचो पूरे फंक्शन में मेरी साड़ी पहनकर उसका क्या हाल करोगी। दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ किशोर पत्नी और माँ की बातों को सुन लेता है। जल्दी से पास की दुकान पर जाता है और माँ के लिए एक साड़ी खरीद के ले आता है। जब वापस आया तो किरण किशोर के हाथ में एक पैकेट देखती है तो पूछने लगती है कि इसमें क्या है। तो किशोर कहता है, अरे, तुम लोग जल्दी से गेस्ट हाउस पहुंच जाओ। उधर सारे रिलेटिव आने लगे हैं। उनको रिसीव करने के लिए कोई तो होना चाहिए। हम दोनों अभी तक इधर ही हैं। यह अच्छा नहीं लगता। फटाफट उसे कार में बिठा देता है। माँ को मैं पीछे से लेकर आता हूँ। पूरा घर अच्छे से बंद कर देना।
हाँ हाँ, मैं सारा घर अच्छे से लॉक करके आऊंगा, तुम चिंता मत करो। माँ का हाथ पकड़ करके साड़ी का पैकेट देते हुए कहता है, माँ जल्दी से इस साड़ी को पहन लो, आपके लिए नई साड़ी लेकर आया हूँ। बहू कार में बैठी हुई थी तो यह सब देख लेती है और आग बबूला हो जाती है। कार से सीधे अंदर आती है, पैकेट से साड़ी निकालती हुई कहती है, किशोर माँ के लिए नई साड़ी खरीद के लाए हो? एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। बहुत माँ माँ करते हो, हमेशा मम्माज बॉय बने रहते हो। अगर अपनी माँ के लिए ही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की? अगर माँ की ही सारी बातें माननी थी। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी जगह अलग है और माँ की जगह अलग है, और मैंने तुम्हें किसी चीज को खरीदने से मना नहीं किया है। कल तुम्हें जितनी खरीदारी करनी थी मैंने तुम्हें कराई है। बताओ, एक बार भी मैंने मना किया हो तो? लेकिन आज जब मैं माँ के लिए कुछ पैसों की साड़ी ले आया तो तुम इतना भड़क क्यों रही हो, जबकि तुम कल 30,000 रुपए की शॉपिंग करके आई हो? मैंने कुछ भी नहीं कहा। घर में आराम से रहना सीखो, हर बात पर कंपैरिजन मत किया करो। माँ माँ होती है और पत्नी पत्नी होती है, और मैंने दोनों के साथ अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे लिए कोई कमी छोड़ता हूँ तब तुम मुझे शिकायत करो। इतने अच्छे मौके पर भी बहू बेटों में फिर से बहस होने लगी। यह देखकर निर्मला जी को बहुत बुरा लगता है और साड़ी के दूसरी तरफ रखती हुई कहती है, बेटा मेरी यही साड़ी सूख गई है, अब मुझे इसे पहनने में कोई समस्या नहीं है। तुम यह साड़ी बहू को दे दो। नहीं माँ, यह साड़ी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ और तुम ही इसे पहनोगी। इतने पैसे कमाता हूँ तो क्या एक साड़ी खरीदने के लिए भी मुझे अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा, जबकि पत्नी को लाखों की शॉपिंग कराता हूँ? तो आप लोग कुछ नहीं कहती हो? यह बात किरण को समझनी होगी। मैं खुशी खुशी उसकी सारी फरमाइशें पूरी करता हूँ, यह उसे नहीं दिखता? माँ के लिए एक साड़ी खरीद लाया तो उसे खटक गया। किरण को अपने स्वभाव में बदलाव लाना पड़ेगा। उसकी यह आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। निर्मला जी जैसे तैसे बात को शांत करती है, बहू को गेस्ट हाउस भेज देती है और बेटी को भी शांत करती है। शारदा जी सोचने लगती है कि मेरी वजह से बहू बेटों में कहासुनी होने लगती है। पोती का जन्मदिन होते ही मैं वापस गांव चली जाऊंगी, अब नहीं रुकूंगी। लेकिन उधर बेटे ने तो उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। किशोर एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। वह अपनी पत्नी की सोच को भी बहुत अच्छे से समझता था और साथ ही साथ माँ का मान सम्मान करना भी जानता था। किसी एक को खुश करने के लिए वह दूसरे को दुखी नहीं करना चाहता था। इसलिए मन ही मन किरण को सबक सिखाने का निर्णय ले लेता है, क्योंकि वह किरण की इन छोटी छोटी बातों से बड़ा ही दुखी हो गया था। काव्य के जन्मदिन की पार्टी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, जहां पर उसके मम्मी पापा भाई भाभी सारे रिश्तेदार आस पड़ोस के लोग भी आते हैं। किरण के माता पिता भी उसी शहर में रहते हैं जिसमें किरण और किशोर रहते थे। जन्मदिन की सारी पार्टी होने के बाद सभी लोग घर वापस आ गए। किरण पूरी पार्टी में अपनी सासू माँ के मुंह फुलाए रही, ना तो उनसे ठीक से बात की और ना ही खाने पीने के लिए पूछा। दूसरी तरफ किशोर दोनों तरफ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहा था। अगले ही दिन निर्मला जी बेटी बहू से कहती है कि बेटा, काव्य का जन्मदिन हो गया है, अब गांव जाना चाहती हूँ। यह बात सुनकर किरण बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन किशोर कहता है, माँ तुम गांव जाकर क्या करोगी? वैसे भी पिताजी को गुजरे हुए 4 साल हो गए हैं। 4 सालों से तुम गांव में अकेले रह रही हो, कोई देखने सुनने वाला भी नहीं है। अगर कभी तबीयत खराब हो जाए तो कोई एक गोली देने वाला भी नहीं है। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास शहर में ही रहोगी। जब आपके बहू बेटे हैं तो गांव में अकेले रहने की क्या जरूरत है? यह बात सुनकर किरण के चेहरे की रंग उड़ जाता है। आग बबूला होते हुए कहने लगी कि इन्हें गांव में रहने में क्या समस्या है, हम अभी अपने साथ नहीं रख सकते हैं। किरण, मैं अपनी माँ को अपने साथ क्यों नहीं रख सकता, और तुम्हें मेरी माँ से समस्या ही क्या है? जब वह घर में रहती है तो तुम्हारे कितने कामों में सहायता कर देती है। तुम फ्री होकर कहीं भी आ जा सकती हो, रसोई के कामों में भी हाथ बटा देती है। माँ को गांव वापस नहीं जाने दूंगा, यह मेरा आखिरी निर्णय है।
किशोर के गुस्से को देखकर किरण थोड़ा सा शांत हो जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने किशोर को इतने ज्यादा गुस्से में नहीं देखा था। किशोर माँ का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाने लगता है तो कहता है, माँ, तुम्हारा शरीर तो बुखार से तप रहा है और तुमने बताया भी नहीं। चलो, अभी तुम्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए चलते हैं। अरे नहीं बेटा, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने बुखार की दवाई खा ली थी, रात में उसका असर हो गया था। अभी सुबह नाश्ता करके फिर से दवाई खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। इतना कहकर निर्मला जी कमरे में आराम करने के लिए चली गई। उधर किशोर भी अपने आप ऑफिस चला गया। शाम को किशोर जब ऑफिस से वापस आया तो देखा किरण सज धज कर कहीं जाने के लिए तैयार बैठी है। आज मेरी मम्मी ने हम दोनों को डिनर पर बुलाया है, तुम भी जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लो, 15-20 मिनट में निकलते हैं। किशोर कहता है कि अपनी माँ के इधर तुम चली जाओ, मैं नहीं जा सकता। तो गुर्राती हुई किरण कहती है, क्यों, तुम क्यों नहीं जा सकते? यहाँ तो माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनको अकेली छोड़कर नहीं जा सकता। माँ जी को थोड़ा सा बुखार ही तो है, पर थोड़ी बहुत तबीयत तो ऊपर नीचे लगी रहती है। बुढ़ापे पर यह सब चलता रहता है। तुम सिर्फ अपनी माँ की सोच रहे हो, मेरी माँ का क्या, जिन्होंने मुझे फोन करके खाने पर इनवाइट किया है। किरण, माँ को फोन तुम्हारे पास आया है, मेरे पास नहीं आया। मुझे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। तुम्हें अगर जाना है तो चली जाओ, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं माँ को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कहकर वह माँ के कमरे में उनका हालचाल पूछने के लिए चला जाता है। किरण तो सुबह से ही भड़की हुई बैठी थी। जब किशोर उसके माँ के घर डिनर पर जाने से मना कर देता है, फिर तो वह आग बबूला हो जाती है और भड़कते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था तुम इतना ज्यादा मम्मी मम्मी करते हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती, पूरी जिंदगी अपनी माँ के साथ ही रहती। क्या जरूरत थी तुम्हें शादी करने की, जब पूरा समय माँ माँ ही करना है। पता नहीं अकेले में क्या बातें करते हो, पक्का मेरी बुराई करते होंगे। जब से तुम्हारी माँ आई है तब से मुझे भी तुम समय कम देते हो। किरण, यह तो तुम्हारी हमेशा की आदत है। अगर मैं माँ से कुछ बात कर लूं तो तुम्हारा मुंह फूल जाता है और हमेशा तुम्हें यही लगता है कि मैं माँ से तुम्हारी बुराई कर रहा हूँ। अरे तुम्हारे अलावा भी दुनिया में बहुत सारे काम हैं और तुम्हारी बुराई क्यों करूंगा। किरण ने सिर्फ तुम्हें इतना कह रहा हूं कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा, फिर कभी बाद में तुम्हारे घर चलूंगा। गुस्से में किरण कैब करके अपने मायके चली जाती है। कमरे में आकर किशोर कहता है, माँ चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखा देता हूँ। डॉक्टर को दिखाने के बाद निर्मला जी बेटे से कहती है, बेटा तुमने मुझे डॉक्टर को दिखा दिया और मेरी तबीयत भी ठीक है, तुम बहू के मायके चली जाओ। उसकी माँ ने इतने प्यार से बुलाया है, नहीं जाओगे तो सबको बुरा लगेगा। माँ, क्या उन्हें नहीं पता था कि घर में मेरी माँ आई हुई है? फिर उनकी माँ ने सिर्फ हम दोनों को ही डिनर पर क्यों बुलाया, आपको भी बुला सकती थी। यह सब किरण का ही काम है, मुझे सब समझ आता है। छोड़ो बेटा, जो भी हो बात को नहीं बढ़ाते। माँ की जिद करने पर किशोर रितु के पास चला जाता है और सबसे बहुत अच्छे से मिलता जुलता है। किशोर किरण के माता पिता का बहुत सम्मान करता है। रात 10 बजे तक दोनों लोग वापस आ जाते हैं। उस पूरी रात किशोर की नींद नहीं आती, क्योंकि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी उसकी पत्नी खुश नहीं होती है। हमेशा शिकायत ही करती रहती है कि तुम कभी मुझे समय नहीं देते, हमेशा माँ माँ करती रहती हो, जबकि उसे खुद का नहीं दिखाई देता। घर में मेरी माँ रहती है, फिर भी पूरे दिन में 5 मिनट भी उनके पास नहीं बैठती और मायके में 5 घंटे फोन पर चिपकी रहती है। मैं कुछ नहीं कहता, अब पानी सर से ऊपर हो चुका है, मुझे कुछ करना होगा। सुबह उठकर किशोर किरण से कहता है, किरण तुम हमेशा यही शिकायत करती हो कि मैं तुम्हें समय नहीं दे पाता, इसलिए आज मैंने तुम्हारे लिए समय निकाला है, हम दोनों मूवी देखने चलते हैं, तैयार हो जाना। यह सुनकर किरण खुशी खुशी मूवी देखने के लिए तैयार हो जाती है कि तभी किरण के मायके से उसकी माँ का फोन आ जाता है। किरण, तुम्हारे पिताजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, जल्दी से घर आ जाओ। किशोर,
मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। पिताजी की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें देखने के लिए चलना है। उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चले चलना है। किरण, तुम्हारे पिताजी का बुढ़ापा है। बुढ़ापे में तो यह सब लगा रहता है। और फिर तुम्हारी माँ है ना, उनको देखने के लिए। आज तो मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ली है। वैसे भी तुम्हारी शिकायत रहती है कि मैं तुम्हें समय नहीं देता हूँ। मेरा आज का पूरा समय तुम्हारे लिए है। फालतू का तुम्हारे पिताजी को डॉक्टर को दिखाने में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। कैसी बातें कर रहे हो किशोर? मेरे पिताजी बीमार हैं और तुम्हें मूवी देखने और घूमने की पड़ी है। किशोर किरण की बात नहीं मानता और उसे घुमाने के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ चुपके से ससुराल में फोन करके अपने ससुर जी का हालचाल पूछ लेता है कि उधर सब ठीक ठाक है। लेकिन दूसरी तरफ किरण का मन मूवी देखने में कम, अपने मायके में ज्यादा लगा हुआ है। मेरे पिताजी ठीक तो होंगे ना? पता नहीं उनको क्या हुआ होगा। एक बार उनको फोन करके पूछ लेती हूँ। नहीं किरण, अभी तुम कोई फोन नहीं करोगी। सिर्फ और सिर्फ मुझे समय दो। किरण फिर से मन मारकर रह गई। फिर मूवी देखने के बाद दोनों लोग खाना खाने के लिए आए। खाना खा ही रही थी कि किरण के फोन पर उसकी माँ का फोन आ गया। माँ के फोन को काटकर किशोर फोन को स्विच ऑफ कर देता है। यह सब देखकर किरण झन्ना जाती है। यह क्या तरीका है किशोर? मायके में मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम मुझे बात भी नहीं करने देते हो। मैंने तुमसे शादी की है, खरीदा नहीं है तुमने मुझे, जो मैं अपने माँ बाप की दुख तकलीफ में भी साथ ना दूं। तुम्हें पता है, मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। हारी बीमारी में मेरा उन्हें देखने का फर्ज बनता है। तुम मुझे उन्हें देखने से मना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। मैं भी तो इतने सालों से तुम्हें यही समझाता रहा हूँ कि मैंने तुमसे शादी की है। तुमने मुझे खरीदा नहीं है, जो मैं तुम्हारे इशारों पर नाच रहा हूँ। अगर नहीं नाचूं तो तुम घर में कलह कलेश कर देती हो। मैं भी अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरे अलावा उनका कोई सहारा नहीं है। पिताजी भी नहीं है। तुम्हारे पिताजी के पास कम से कम माँ तो है। उन दोनों पति पत्नी की जोड़ी तो साथ है। मेरी माँ के पास तो पिताजी भी नहीं है। अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? अगर तुम मुझे मेरी माँ का साथ देना पसंद नहीं करती हो तो तुम भी अपने माता पिता का साथ नहीं दोगी। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और बात बात पर ममाज गर्ल मत बनो। अब तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, तुम्हें मेरे हिसाब से ही चलना होगा। आज से पहले मैंने तुम्हें कभी भी अपने मायके जाने से मना नहीं किया। जब तुम्हारा मन करता था जाती थी, लेकिन तुम्हें अपने लिए सारी स्वतंत्रता है और मेरे ऊपर सारी चीजों के बंधन लगाती हो, तो यह नहीं चलेगा। तुम्हारी माँ माँ है और मेरी माँ पराई हो गई। इतना भेदभाव मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जब तुम मेरी माँ की सेवा नहीं कर सकती हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती हो, तो मैं भी तुम्हारे माता पिता का साथ नहीं दूंगा। यह तो तुम खुद को बदलने की कोशिश करो या फिर अपना सामान पैक करके हमेशा हमेशा के लिए मायके ही चली जाओ। किशोर के ऐसे रूप की को देखकर किरण दंग रह गई। थोड़े समय के लिए तो उसकी बोलती बंद हो गई। फिर सोचने लगी, किशोर सच ही तो कह रहा है। उसकी माँ की तबीयत खराब थी, फिर भी मैं उसकी माँ को छोड़कर अपने मायके चली गई। एक बार हाथ पकड़कर भी नहीं देखा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। जब मेरे मायके में किसी की तबीयत खराब होती है तो मैं भाग कर जाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि किशोर भी मेरे साथ माता पिता की पूरी सेवा करें। रेस्टोरेंट की टेबल पर पूरा खाना रखा हुआ है, लेकिन आज किरण का खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चेहरे से ऐसा लग रहा है कि ये आंसू आज पश्चाताप के आंसू थे। किशोर के हाथ जोड़कर कहती है, किशोर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने तुम्हारी माँ और अपनी माँ को इतना भेदभाव किया। लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज तक मैंने जो भी माँ के साथ व्यवहार किया वह गलत था। मुझे माफ कर दो। बहुत देर तक किरण रोती रही। किशोर जब किरण को ऐसे रोते हुए देखता है तो वह एक टिश्यू उठाकर गालों पर टपकते हुए आंसू को साफ करता है और किरण को माफ कर देता है। कहता है, चलो किरण, जल्दी से खाना खत्म करो, फिर तुम्हारे मायके चलते हैं। पिताजी को अच्छे से डॉक्टर को भी दिखाना है। यह सुनकर किरण फटाफट से खाना
खत्म करती है और अपने मायके के लिए निकल जाती है। मायके में देखती है कि किशोर कितने प्यार से उसके पिताजी को हाथ पकड़कर डॉक्टर के पास ले जा रहा है, उनकी पूरी देखभाल कर रहा है। कभी दवाई लेने के लिए भागता है तो कभी पिताजी के सर को सहलाता है। यह सब देखकर फिर से किरण को आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं कितनी पागल थी, कितना भेदभाव करती थी। किशोर ने कभी भी मेरे माँ बाप के साथ भेदभाव नहीं किया, हमेशा मुझे भी खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन मैंने उसे समझने में थोड़ी देर कर दी। थोड़ी देर में किशोर से कहती है, अब पिताजी ठीक हैं, चलो हम घर चलते हैं। किरण, अगर तुम अपने माता पिता के साथ रहना चाहती हो तो रुक जाओ, मैं माँ के पास अकेला ही चला जाऊंगा। नहीं किशोर, पिताजी की तबीयत अब ठीक है और उनके साथ में माँ है, मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। रास्ते में एक फल का ठेला देखकर किरण कहती है, रुको, मैं माँ के लिए कुछ फल खरीद कर लाती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यह देखकर किशोर को बड़ी खुशी होती है। जैसे ही किरण घर आई, सीधा साधा माँ जी के कमरे में गई। निर्मला जी पोते को अपने साथ लिटाकर उसे कहानी सुना रही थी, उसके सर पर हाथ घुमा रही थी। यह सब देखकर किरण की आंखें भर आई। बड़े ही प्यार से किरण कहती है, माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, यह लो, मैं आपके लिए कुछ फल लेकर आई हूँ, कुछ फल खा लो, आपको आराम मिलेगा। अपनी सासू का हाथ पकड़कर उसके बुखार भी देखती है। अब तो माँ का बुखार ठीक है। बहू के बदले हुए व्यवहार को देखकर निर्मला जी दंग है। बेटी की तरफ इस आश्चर्य से देखती है तो बेटा मुस्कुराता हुआ कहता है, माँ, आज से तुम्हें अपनी बहू का यही रूप देखने को मिलेगा और अब तुम मेरे पास ही रहोगी। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, मेरे साथ इधर ही शहर में रहेंगी आप। कितना आराम मिलता है ये देखा नहीं? हम दोनों आराम से मूवी देखने चले गए और काव्य को पूरे दिन के लिए आपके पास छोड़ गए। कितने प्यार से आपने काव्य को रखा है और अपने किए के लिए किरण निर्मला जी से माफी मांगती है। आज निर्मला जी अपनी बहू के बदले हुए व्यवहार को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वे खुशी से अपनी बहू को माफ कर देती है। बेटी से पूछती है कि बहू को ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी है जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया। क्यों माँ, आपको बहू का बदला हुआ रूप पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं बेटा, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि बहू इतनी ही समझदार हो जाए। और मुझे क्या चाहिए? बस मैं ये समझ लो कि आज मैंने उसे सच्चाई का आईना दिखा दिया, जिससे उसे उसकी कमियां नजर आ गई। आज से घर में सब कुछ ठीक रहेगा। सभी लोग घर में बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। रितु भी अब अपने सास की खूब अच्छे से ख्याल रखती है। बहू बेटा भी खूब लाड प्यार से रहते हैं। तो दोस्तों, घर का बेटा होना आसान काम नहीं होता, क्योंकि शादी के बाद उसे हर एक बात नाप तोल कर बोलनी पड़ती है। कहीं माँ नाराज ना हो जाए या कहीं पत्नी नाराज ना हो जाए। और अगर घर का बेटा चाहे तो घर के माहौल को बहुत अच्छे से बनाकर रख सकता है। बेटे को भी यह समझदारी दिखानी चाहिए कि उसे एक तरफा नहीं होना चाहिए, ना तो माँ की तरफ अधिक झुका होना चाहिए और ना ही पत्नी की तरफ। उसे दोनों की बात सुननी चाहिए, उसे तालमेल बनाकर चलना चाहिए। इससे घर में माँ और पत्नी दोनों ही खुश रहते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।